Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you are doing well. Today we will learn about money supply. आज हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई के बारे में. लास्ट वीडियो में हमने मनी का मीनिंग, फंक्शन डिस्कस किए थे, बाकी सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम होगी. मनी में जो सारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करती है, मनी की क्या डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, फंक्शन होते हैं, तो इसे हमने इंट्रोडक्टिव में कवर कर दिया है. अब हम जानेंगे मनी सप्लाई. लेट्स स्टार्ट. Money supply. Money supply refers to the total amount of money held by public at a particular point of time. एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक समय पर पब्लिक के पास इतना पैसा मिलता कितना पैसा, उसे हम कहते हैं मनी सप्लाई. तो लोगों के पास, पब्लिक के पास जो पैसा होता है, द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जिससे लेन देन हो रहा है, इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो पब्लिक के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मनी हो, उसको कहते हैं मनी सप्लाई. ध्यान रखिए, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. ये हम मेजर करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं मेजर करते, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको मेजर करते हैं, तभी इसको स्टॉक कॉन्सेप्ट करते हैं. हमने स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था. स्टॉक कॉन्सेप्ट मेजर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो कॉन्सेप्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो एक समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, एक साल 2 साल के लिए मेजर किया जाता है. लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम एक समय पर, जैसे आज के टाइम पे, अभी के समय में अगर मैं कहूँ कि पब्लिक के पास कितना पैसा है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो हो जाएगा मनी सप्लाई. ध्यान रखिए कि स्टॉक कंसेप्ट है, पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए, अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, ये हो गया मेरी मनी सप्लाई. The basic measure of money supply includes those assets which can be directly used for transactions. It is also called transaction money. मनी सप्लाई को ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं, क्योंकि ये पैसा पब्लिक के पास है, पब्लिक इसको ट्रांजैक्शन के लिए, लेन देन के लिए, कुछ खरीदने बेचने के लिए यूज कर सकती है, इसलिए इसको ट्रांजैक्शन मनी भी कहा जाता है. The basic measure of money supply is it includes those assets which can be directly used for transactions. So जो asset है, जो पैसा है, इसको ट्रांजैक्शन के लिए डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो. आपको कुछ खरीदना, आप पैसा लेके ले लोगे, तो इसको इसलिए ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं. ठीक है, तो मनी सप्लाई को ट्रांजैक्शन मनी भी कहा जाता है. फिर देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई. मनी सप्लाई में क्या चीजें होती है, कंपोनेंट्स क्या है. सबसे पहले करेंसी विद द पब्लिक. करेंसी विद द पब्लिक, लोगों के पास, जनता के पास जो करेंसी है. करेंसी क्या होता है, करेंसी इंक्लूड्स कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स हेल्ड बाय द पब्लिक. देखो, करेंसी जो पैसा है वो दो फॉर्म्स में होता है, एक नोट्स होते हैं और एक कॉइन्स, सिक्के. तो करेंसी में कॉइन्स और करेंसी नोट्स आते हैं जो पब्लिक के पास है. इट इंक्लूड्स कॉइन्स रेंजिंग फ्रॉम, ध्यान रखिए जो पब्लिक के पास कॉइन्स और करेंसी नोट्स है, हम उन्हीं को इंक्लूड कर रहे हैं. ठीक है, इट इंक्लूड्स कॉइन्स रेंजिंग फ्रॉम 1 से 20 रुपीज तक के कॉइन्स आते हैं, एंड पेपर नोट्स ऑफ डिफरेंट रेंजेस लाइक 10, 200, 500, 2000 एक्सेट्रा. नोट्स तो कई रेंजेस के आते हैं आजकल, 10 का, 200, 500, 50, 100, 2000, तो कई बेबीज की कई डेनोमिनेशंस के नोट्स आते हैं और कॉइन्स आते हैं. ठीक है, दो तरह के करेंसी होती है, एक कॉइन्स और एक करेंसी नोट्स, एक सिक्के और जो पेपर नोट्स होते हैं. जो पब्लिक के पास है, हम सिर्फ वही इंक्लूड कर रहे हैं मनी सप्लाई में. नोट्स आर कॉल्ड पेपर मनी. नोट्स को पेपर मनी कहते हैं, सभी इनको पेपर मनी कहा जाता है. करेंसी को फियाट मनी भी कहते हैं. करेंसी में कॉइन्स और करेंसी नोट दोनों आ गए. करेंसी को फियाट मनी भी कहते हैं. इसका मतलब क्या होता है, फियाट मनी और करेंसी इज डिफाइंड एज money which under law must be accepted for all debts by order from the government, also called legal tender money. Okay, fiat money और करेंसी, करेंसी को फियाट मनी भी कहा जाता है. इसको फियाट मनी मतलब होता है ऑर्डर. फियाट मनी मतलब सरकार का ही आदेश है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है दैट इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल डेट्स. आपको कोई भी उधारी चुकानी है तो आप अपने पैसा देकर, कॉइन या करेंसी नोट देकर उसे चुका सकते हो. इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल डेट्स. ये एज पर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने, सरकार ने आदेश दिया हुआ है कि फियाट मनी को कोई भी डेट्स पे करने के लिए एक्सेप्ट किया जाना चाहिए. ठीक है, इसको लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं, जो लीगली एक्सेप्टेबल है. लीगल टेंडर मनी, फियाट मनी, करेंसी को कहा जाता है, और ट्रांजैक्शन मनी
मनी सप्लाई को ध्यान रखिए। अब देखते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। कंपोनेंट्स कर रहे थे हम मनी सप्लाई का। पहला कंपोनेंट तो हो गया हमारा करेंसी विद द पब्लिक, दूसरा कंपोनेंट है डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स, a demand deposit is any deposit on which a check can be written। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जिस पर आप एक चेक इशू कर सकते हो, जिसपे आप जब चाहो ऑन डिमांड आप उसमें से पैसा निकाल सकते हो। जैसे आपके बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो उस पर आप एक चेक लिखकर इसमें से पैसा निकाल सकते हो। राइटिंग अ चेक enables a depository to make payment directly to a party or get cash and then make payment। अब जैसे क्या होगा, बैंक में अकाउंट है, इस पे चेक बनाकर आप उससे पैसा निकाल सकते हो बैंक से और किसी को पे कर सकते हो अगर आपको पे करना है। या फिर क्या कर सकते हो, किसी दूसरी पार्टी को जिसको आपको पेमेंट करनी है, आपको पेमेंट यूज करते होंगे चेक का, तो आप उसे चेक डायरेक्टली भी इशू कर सकते हो। डायरेक्टली भी इशू कर सकते हो, वो आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेगा। तो डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट है, इनको चेकेबल डिपॉजिट्स भी कहा जाता है, जिनके अगेंस्ट एक चेक लिखकर उनसे पैसा निकाला जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि डिमांड पे इन पैसे को हम विड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए इन्हें डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है। और अब तो हम यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी ट्रांजेक्शन करते हैं। के बुक में जो डेफिनेशन है वो कहूँगी। डिमांड डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। अब इन्हें डिमांड डिपॉजिट ही क्यों कहते हैं? बिकॉज द अमाउंट इन सच डिपॉजिट्स इज पेएबल ऑन डिमांड। आपको किसी को पेमेंट करनी है तो आप जब चाहे उसको चेक बना के दे सकते हो, जब चाहे अपने अकाउंट से चेक बनाकर पैसा निकाल कर फिर उसे पेमेंट कर सकते हो। तो आपके डिमांड पे आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो, यूज कर सकते हो, तो वो अमाउंट आपको पेएबल होती है डिमांड पे, इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। Now money supply is equal to saving account deposits plus current account deposit। तो जहाँ पे हम ये डिमांड डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, वहाँ हम बात कर रहे हैं सेविंग अकाउंट की डिपॉजिट और करंट अकाउंट की डिपॉजिट, जिसमें हम जब चाहे पैसा निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो कैश, पेबल ऑन डिमांड है। यहाँ पे हम टर्म डिपॉजिट्स की बात नहीं कर रहे, जैसे कि एफडी होता है, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, उसमें पैसे फिक्स टाइम के लिए जमा किया जाता है। जो एफडीज में उसमें हम जब चाहे पैसा नहीं निकाल सकते, तो इसमें हम सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और करंट अकाउंट डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। ठीक है। नाउ मनी सप्लाई में M1, M2, M3, M4 तीन कैटेगरीज हैं मनी सप्लाई। आपके एग्जाम के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है M1 मनी सप्लाई, जो अभी हमने देखा, जिसमें आपका करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, प्लस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसमें अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई भी आता है। तो ये होता है M1 मनी सप्लाई। करेंसी विद द पब्लिक, जो जनता के पास करेंसी, अभी हमने देखा जनता के पास सिक्के और नोट्स हैं, कॉइन्स एंड करेंसी नोट। फिर डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, जिनको चेकेबल डिपॉजिट भी कहते हैं, चेक बनाकर इनसे पैसा निकाल सकते हो, जो पेएबल है डिमांड पे। प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट पे भी। तो ये होता है M1। ठीक है, आपको इसके कंपोनेंट समझ आ गए। फिर है M2, M3 एंड M4। M2, M3 एंड M4 भी है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता आपके एग्जाम के लिए। M1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम देख लेते हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं M2, M3, M4 क्या है। M2 है M1, M1 पता है ना, M1 में ऐड कर दो सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, वहाँ पे भी बहुत लोग डिपॉजिट करते हैं, उसको अगर हम जोड़ दें M1 में तो आ जाएगा M2। M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। ठीक है। नाउ M3 is equal to M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। M1 हमने यहाँ पे M2 नहीं ऐड किया, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। M1 में देखा था हमने टाइम डिपॉजिट नहीं आती, जैसे फिक्स डिपॉजिट नहीं आती, तो लेकिन अगर आप टाइम डिपॉजिट ऐड कर दोगे M1 के साथ तो आपके पास आ जाएगा M3। M3 is M1 plus time deposit with bank. Now M4 is equal to M3 मतलब ये सारा plus total deposit with post office saving bank। टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जब आपने M2 निकाला था यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट की थी, लेकिन M4 के लिए M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें ऑब्वियसली नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं आते। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक स्कीम होती है पोस्ट ऑफिस सेविंग की, ठीक है, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं M4 में। तो M1, M2, M3, M4 आपको क्लियर हो गया होगा। M1 करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई।
अगर करेंसी विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक भी कहें तो सिर्फ वो भी M1 है, लेकिन इंडिया में हम अगर डिपॉजिट की RBI भी कैलकुलेट करते हैं M1 में। M2 में M1 द सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, M3 is M1 plus night time deposit with banks, M4 is M3 plus total deposit with post office saving bank excluding national saving certificate. सो आई होप आपको मनी सप्लाई क्लियर हो गया हो। छोटा सा ही टॉपिक था, बेसिक मनी और फंक्शंस हम पहले कवर कर चुके हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कर देना, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड टेक, थैंक यू।